वक्फ कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे माननीय न्यायाधीशों ने जो प्रश्न केंद्र सरकार से पूछा है, वो बुनियादी तौर पर गलत प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए यह कहा है कि क्या आप अपने मंदिरों के ट्रस्ट में गैर हिंदुओं को सदस्य बना सकते हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और मंदिरों के ट्रस्ट में एक समानांतर ढूंढने की कोशिश की है, एक पैरेलल ढूंढने की कोशिश की है, जो कि बुनियादी तौर पर गलत है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संगठन नहीं है। वक्फ बोर्ड एक केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए कानून के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है, स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। वक्फ बोर्ड का किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं। अलग अलग राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड चलाने के लिए अनुदान दिया करती हैं। हां, मंदिर ट्रस्ट के बराबर अगर कोई ट्रस्ट है धार्मिक, तो वो मस्जिदों का ट्रस्ट है। मंदिर ट्रस्ट को बोलते हैं मंदिर प्रबंधन समिति, और मस्जिद ट्रस्ट को बोलते हैं मस्जिद इंतजामिया कमेटी। ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों बराबर हैं। और इसलिए जैसे मंदिरों के ट्रस्ट में गैर हिंदुओं को सदस्य नहीं बनाया जाता है, ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन ऐसी एक परंपरा है। बिल्कुल सरकार और हम सब विश्वास करते हैं कि मस्जिदों की जो इंतजामिया कमेटी है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही होने चाहिए। वो चाहे तो किसी गैर मुस्लिम को भी रख सकते हैं, उनके ऊपर है। ऐसा कोई कानून और कायदा जबरदस्ती नहीं है। और इस आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड पर सुनवाई करते हुए कहीं ना कहीं यह ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान है संविधान में, उसका उल्लंघन है, तो मुझे लगता है ये शोध ही गलत है। क्योंकि वक्फ बोर्ड का कायदा बनाते समय संविधान के इस प्रावधान को टच नहीं किया गया, छुआ नहीं गया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संगठन नहीं है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियां भी नहीं होनी चाहिए, उस पर स्थगन दिया, उन्होंने स्टे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जमीनों के रजिस्ट्रेशन का विषय है, उसके ऊपर भी स्थगन हो। और वक्फ बाय यूजर, यानी एक इस तरह का एक शब्द बन गया है, इसके लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। वक्फ बाय यूजर, जिसके कोई कागज पत्र नहीं है लेकिन वक्फ यूज कर रहा है, तो कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बाय यूजर को अभी टच मत करिए। अचानक लोगों को ऐसा लग रहा है कि वक्फ कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, रोक लगा दी। ये सरासर गलत है। इस देश में एक न्यायिक प्रक्रिया है कि जब कोई भी विषय अदालत में जाता है तो वो एक अदालत के अधीन चला जाता है, न्याय प्रविष्ट बोलते हैं उसको हम, या अदालती मामला हो गया। और ऐसे में अगर कोई विषय अदालत में चला गया है तो तब तक उस विषय के ऊपर सरकारें कोई काम नहीं करती हैं जब तक अदालत फाइनल फैसला नहीं लेता। सबजुडिस मैटर, इसको सबजुडिस मैटर बोलते हैं। और इसलिए केंद्र सरकार अभी कोई एक्शन नहीं लेने जा रही है, कोई काम करने नहीं जा रही है। 7 दिन का विषय है और 7 दिन के अंदर निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। और इस कानून को बनाते समय केंद्र सरकार ने कैसे किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया, संविधान में जो स्थापित परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उसमें जो स्थापित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको टच नहीं किया गया, उसका उल्लंघन नहीं किया गया है। और कैसे वक्फ के नाम पर एक लूट मची हुई है और चंद चुने हुए लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, यह सब केंद्र सरकार बताएगी। और निश्चित तौर पर यह भी बताएगी कि वक्फ के जरिए हिंदुस्तान की जो गरीब मुस्लिम विधवाएं हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन आज लाभ नहीं मिल रहा है। और वो लाभ उनकी जगह किसी और कोई बड़े बड़े लोग लेके जा रहे हैं। तो इसका एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य है, जो गरीब और पिछड़े हुए मुसलमान हैं
उनको फायदा मिले, वक्फ की प्रॉपर्टी से जो पैसा आता है उसका, इस उद्देश्य से कानून बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर सुनवाई के दरमियान सरकार अपना पक्ष रखेगी। शिवसेना वक्फ कानून के पक्ष में पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि यह कानून किसी के धार्मिक मामले में दखलंदाजी नहीं है और किसी के धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। किसी की मस्जिद लूटने या दरगाह लूटने या मजार लूटने का कोई कार्यक्रम नहीं है, ऐसी किसी की कोई इच्छा नहीं। दूसरा विषय है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। महाराष्ट्र में कल ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है और शिक्षा नीति के अनुसार महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं वो पहली से लेकर 5वीं तक अनिवार्य रूप से अपनी मातृभाषा यानी मराठी सीखेंगी, देश की संपर्क भाषा यानी हिंदी सीखेंगी और पूरी दुनिया की संपर्क भाषा और अंग्रेजी सीखेंगी। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो मराठी माध्यम के स्कूल है और जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, इन स्कूलों में भी हिंदी पढ़ाने की अनिवार्य व्यवस्था हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं किसी तरह से मराठी भाषा के खिलाफ जाने का कोई प्रावधान है। मराठी भाषा को सीखने की अनिवार्यता, उसका सम्मान होना चाहिए। मराठी भाषा में कामकाज होना चाहिए। मराठी भाषा और उसकी संस्कृति का जितना उत्थान हो उस दिशा में सरकार काम कर रही है, लेकिन साथ साथ महाराष्ट्र की जब नई पीढ़ी तैयार हो, आज जब एक हम ग्लोबल एज में जी रहे हैं, जब हम एक उदारीकरण की अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं, तब हमारे बच्चे अपनी भाषा के साथ साथ, अपनी मातृभाषा के साथ साथ 2 और भाषा सीखकर उसमें पारंगत हो, ऐसी भूमिका, ऐसी अपेक्षा केंद्र सरकार की और महाराष्ट्र सरकार की है। अगर महाराष्ट्र के बच्चे महाराष्ट्र में काम करते हैं, मराठी भाषा में संपर्क कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र से बाहर जाएं काम करने तो उनकी हिंदी भाषा इतनी प्रबल हो, इतनी सुदृढ़ हो कि वह हिंदी में कम्युनिकेट कर सके। इसमें कोई नुकसान नहीं है किसी का। बिल्कुल उसी तरीके से, चूंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, एरा है हमारा, ऐसे में हमारे बच्चे जब महाराष्ट्र से निकल के, हिंदुस्तान से निकल के दुनिया के किसी कोने में जाएं तो कम से कम वहां के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी अंग्रेजी भाषा की भी समझ उनके पास होनी चाहिए। इसी सोच के आधार पर इस पूरे शिक्षा नीति को तैयार किया गया और लागू किया गया। कुछ नेता लोग, कुछ पार्टियां और कुछ नेता जो महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर राजनीति करती हैं, उन लोगों ने इस पर ऐतराज किया। ऐसे पार्टियों के नेता स्वयं जर्मन भाषा सीखते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं। उनके बच्चे अंग्रेजी सीख सकते हैं, जर्मन सीख सकते हैं, बाकी भाषा सीख सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सर्वसामान्य बच्चे अंग्रेजी और हिंदी नहीं सीख सकते या हिंदी सिर्फ नहीं सीख सकते। इस प्रकार का आग्रह रख रहे हैं। यह आग्रह दोषपूर्ण है। मैं ऐसे तमाम नेताओं से निवेदन करूंगा कि मराठी भाषा के सम्मान के पक्ष में पूरी सरकार है, लेकिन साथ साथ हिंदी भाषा सीख लेने से कोई नुकसान नहीं है, कोई किसी बच्चे का को तकलीफ नहीं होगी। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। मुझे लगता है जो विरोध करने वाले लोग हैं अपने विरोध को वापस ले, ऐसा मेरा आग्रह है। और तीसरी बात, जो उबाठा का एक सम्मेलन चल रहा है, उस सम्मेलन में बाला साहब जी का एक कुछ मिनटों का भाषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, उस माध्यम की तरफ से, उस माध्यम के द्वारा उबाठा के कार्यकर्ताओं को सुनाया गया। सच यह है कि उबाठा बाला साहब के विचारों से बहुत दूर चली गई है। बाला साहब के विचारों को उबाठा ने त्याग दिया है और यही वजह है कि अब बाला साहब के विचारों को कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, उसके माध्यम से लोगों के समक्ष रख रहे हैं। मतलब ये पूरी पार्टी ही आर्टिफिशियल और कृत्रिम हो चुकी है। क्योंकि बाला साहब ने कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से पहले मैं शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन उद्धव ठाकरे सत्ता की लालच में बाला साहब के विचारों के साथ गद्दारी करते हैं, हिंदुत्व के साथ गद्दारी करते हैं, बाला साहब के विचारों को त्यागते हैं। अब उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बाला साहब के विचारों को लोगों के सामने पेश करने की मजबूरी हो रही है।
उन्होंने कहा बड़े गर्व से, जोर से कहा कि मैंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। आज ये कहने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि सच यह है कि आपने हिंदुत्व छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ के नए कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे मुस्लिम दंगाइयों ने हिंदुओं की हत्या की, ऐसी परिस्थिति निर्माण की कि वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। तो जो लोग हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो वक्फ का विरोध कर रहे हैं और उन्हीं उसी कानून का विरोध आप कर रहे हैं। मतलब आप मुर्शिदाबाद के मुसलमान, जो दंगाई मुसलमान हैं, जिहादी मुसलमान हैं, उसके समर्थक हैं, उसके समर्थन मतलब आपने बाला साहब के हिंदुत्व को त्याग दिया है। आज पूरा महाराष्ट्र आपके ऊपर थू थू कर रहा है कि बाला साहब जी ने पूरी जिंदगी जिस हिंदुत्व की रक्षा की, हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया, लड़ाई की, उस हिंदुत्व को त्याग कर आप चंद मुस्लिम वोटों के साथ इस प्रकार का समझौता कर रहे हैं। और इसलिए आपको जोर से बोलना पड़ता है कि आप हिंदुत्व नहीं छोड़े हैं, आपने छोड़ा नहीं है। सच है कि आपने हिंदुत्व त्याग दिया है, यह पूरे महाराष्ट्र को पता चल गया। सर, कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोरा समाज मुस्लिम जो है उससे बातचीत की, वक्फ बोर्ड के बारे में बातचीत की और जिस प्रकार से कुछ युवा मुस्लिम है वो दंगा भड़का रहे, उसको लेकर क्या कहना है? कल जो बोहरा समाज के, मुस्लिम समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए थे, उन्होंने स्वयं वक्त मांगा था और उस मीटिंग का जो उद्देश्य था मुख्य तौर पर यह था कि वक्फ कानून में जो परिवर्तन हुआ है, जो संशोधन हुआ है, उसका समर्थन ये दाऊदी बोहरा समाज के लोग कर रहे हैं, क्योंकि समझदार लोग हैं। इन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर हिंदुस्तान में भयंकर लूट हो रही है। इस लूट को रोकने का जो आपने अभियान शुरू किया उसका हम समर्थन करते हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। सच्चर कमेटी जो कांग्रेस के जमाने में बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी कि वक्फ बोर्डों के पास इतनी जमीन है, किसी जमीन पे 5 स्टार होटल है, किसी जमीन पे शॉपिंग मॉल है, जमीनों का कारोबार हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, खरीद फरोख्त हो रहा है। तो इतनी जमीन है कि प्रति वर्ष 12,000 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड के खजाने में आ सकता है हर साल। लेकिन ये वक्फ वाले इतने बड़े चोर और निकम्मे हैं कि 12,000 करोड़ कमा करके समाज के गरीब लोगों के बीच बांटने के बजाय ये अपना वक्फ बोर्ड चलाने के लिए सरकार से पैसा लेते हैं, सरकार से अनुदान लेते हैं। वक्फ बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन देने के लिए राज्य सरकारों से अनुदान लेते हैं और जो खरीद फरोख्त में कमाई होती है वो खुद अपने जेब में रख लेते हैं। तो ऐसे में अगर दाऊदी बोहरा समाज के लोग प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं एक नया कानून वक्फ के लिए बनाने के लिए, तो निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है, हम उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कल एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति भारत के जगदीप धनखड़ जी का कहना है कि जिस तरह से जो जुडिशरी काम कर रही है, कहीं ना कहीं सुपर पार्लियामेंट का काम हो रहा है, इस तरह की कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म हमारे देश में एक अरसे से चिंता का विषय रहा है। जुडिशियल आउटरीच के नाम पे सुप्रीम कोर्ट जब कार्यपालिका के कामकाज में दखलंदाजी करती है तो निश्चित तौर पर कार्यपालिका के प्रमुखों को दुख होता है, उनकी चिंता बढ़ती है। भारत के संविधान में 3 व्यवस्थाएं हैं और 3 संस्थाएं हैं और तीनों संस्थाओं को उनका कामकाज निर्धारित करके दिया गया। पहली विधायिका है जिसका काम कानून बनाना है, दूसरी कार्यपालिका है जिसका काम कानून को लागू करना है, और तीसरी है न्यायपालिका, उसको यह देखना है कि यह कानून संविधान के ढांचे के अंतर्गत बनाया गया कि नहीं, उसको सिर्फ संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करनी होती है। कल जो उपराष्ट्रपति महोदय ने जो बात कही है वो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति महोदया को निर्देश दिया है कि कोई भी विधेयक अगर पास होता है तो उसको कानून बनाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित आप करिए। सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को कभी भी आदेश या निर्देश नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ और सिर्फ कानून की और संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करना है, कार्यपालिका को आदेश देना नहीं। सर, झारखंड के मंत्री हैं हसन, उनका एक बयान आया है कि
मुसलमान वक्त पर सब्र कर रहा है, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो सड़क पर मारकाट होगा। इस प्रकार का बयान एक मंत्री झारखंड सरकार के लिए। ऐसे ही मंत्रियों के लिए मैंने कहा था और फिर कह रहा हूं कि जो जिहादी प्रवृत्ति लेकर, दंगाई प्रवृत्ति लेकर सरकारों को चैलेंज करते हैं, पुलिस वालों को चैलेंज करते हैं, उनके लिए भी पुलिस को और सरकार को किसी प्रकार की दया माया नहीं दिखाना चाहिए। अगर वो सड़क पर उतरेंगे तो निश्चित तौर पर वहां के राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, नहीं तो सेंट्रल फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि उनसे उतनी ही ताकत से निपटा जाए, क्योंकि देश में कानून बनाने का अधिकार देश की संसद को है। अब वो कानून सही है, गलत है, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप है कि नहीं है, इसके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन वक्फ कानून के नाम पर जिस तरीके से मुस्लिम लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही हैं और हिंदू मुस्लिम दंगे का माहौल बनाया जा रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। जो सरकारी व्यवस्था को चैलेंज करेगा उसका अच्छा इंतजाम करना चाहिए। बंगाल में हिंसा रोकी गई है, कई हिंदुओं के अत्याचार के मामले सामने आए हैं। ऐसे पर ममता सरकार कह रही है कि जाकर दिल्ली में प्रदर्शन करो, जो वहां के दंगाई है, उपद्रवी है, करिए दिल्ली जाकर तो शादी वाला बयान नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी वो सेकुलरिज्म के नाम पर एक प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है। मुस्लिम वोटों के लिए वो एंटी हिंदू स्टैंड लेती हैं और कई बार पूरे देश के हित में कोई फैसला हो तो वो इस प्रकार से ढूंढने की कोशिश करती है कि इसलिए मुस्लिम भावनाएं कैसे रिएक्ट कर रही हैं। चूंकि वक्फ कायदा को लेकर के पश्चिम बंगाल के जो दंगाई और जिहादी प्रवृत्ति के मुसलमान हैं वो नाराज हो रहे हैं, तो अपने मुस्लिम वोटों को बचाने के लिए उन दंगाइयों के खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ऊपर से उनको भड़का रही हैं कि आप दिल्ली जाके दंगा करो। ऐसे ममता बनर्जी के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। कई लोगों ने डिमांड की है, उस डिमांड, उस मांग के ऊपर केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए कि अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की हिंसा रोकने से असमर्थ हो जा रही हैं या मुस्लिम वोटों के दबाव में आकर के वहां का प्रशासन नहीं चला पा रही है, तो क्या केंद्र सरकार के सामने वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोई विकल्प है? इस विकल्प के ऊपर निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, मराठी भाषा के मुद्दे पर संजय राउत ने कहा कि मोदी और शाह को अंग्रेजी नहीं आती है तो वो अपनी हिंदी यहाँ पर ना थोपे। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अंग्रेजी बोले ये जरूरी नहीं है। अंग्रेजी हमारी अपनी भाषा नहीं है, भारत की भाषा नहीं है। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। अंग्रेज आए, यहां राज किए और अंग्रेजी भाषा छोड़कर चले गए। ऐसे में कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलना चाहे ना चाहे उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं वो महज हिंदी के नाम पे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदी इस देश की मिट्टी की भाषा है, पूरे हिंदुस्तान की एक संपर्क भाषा है। और अगर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हिंदी के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो क्या संजय राउत महाराष्ट्र को, देश को तोड़ने का कोई ख्वाब देख रहे हैं? अगर हिंदी सीख करके कोई मराठी व्यक्ति, कोई मराठी नौजवान पूरे हिंदुस्तान में अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी में कम्युनिकेट करने का स्किल हासिल करता है, तो इससे संजय राउत के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सर, एक बैनर लगा हुआ है, एक तो मन से इसका विरोध कर रही है, राज ठाकरे कह रहे हैं उसको लागू नहीं होने देंगे अनिवार्यता हिंदी की। दूसरा, दादर वाहिनी में पोस्टर लगे हुए हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। ये मनसे वाले बहुत बड़ा ढोंग कर रहे हैं। इनके बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, तब इनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन हिंदी जो इस देश की भाषा, मिट्टी की भाषा है, जो इस देश की संपर्क भाषा है, जो इस देश को जोड़ने का काम करती है, उस भाषा पर इनको इतना ऐतराज हो रहा है। यह कुछ नहीं, मराठी भाषा के नाम पर राजनीति है, मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने का एक राजकारण है। मैं मराठी भाषिक समाज को यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो पैरोकियल मेंटेलिटी के लोग हैं,
जो क्षेत्रवाद का जहर फैलाते हैं, जो आपका विकास नहीं चाहते, जो महाराष्ट्र का विकास नहीं चाहते, मराठी बच्चों के लिए नहीं चाहते कि वो पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जाकर के अपनी सफलता का झंडा बुलंद करें, ऐसे लोगों के दुष्प्रचार में मत आइए। हम हिंदू भी हैं और मराठी भी हैं और हिंदी भी हैं। सर, घाटकोपर में एक मामला आया, गुजराती बनाम मराठी, एक मराठी फैमिली को कहा गया कि नॉनवेज आप यहाँ सोसाइटी में नहीं खा सकते हो, उसको लेके मनसे वालों ने वहां पे हंगामा किया, क्या कहना चाहिए? सभी की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, किसी पर अपना विचार थोपने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर घाटकोपर की कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी है जहां समझ लीजिए कि सारे के सारे जैन लोग रह रहे हैं या शाकाहारी लोग रह रहे हैं, अगर उनका आग्रह है कि भाई हम सिर्फ शाकाहारी खाएंगे, तो कोई जबरदस्ती जाकर के वहां मटन खाए, मांस मच्छी खाए, मुझे लगता है कि इस तरह के टकराव को टालना चाहिए। हमारा देश सहिष्णुता के विचार पर विश्वास करता है। सहिष्णुता का मतलब यह हुआ कि हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां रह रहा है, मान लीजिए, और वो मांसाहारी है और उसको मांसाहार करना है, तो उस बिल्डिंग के लोगों को भी उस व्यक्ति को रोकने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सवाल पूछ। गुजराती आणि मराठी ते गुजराती फॅमिली सांगितलं, मराठी फॅमिली आहे की नॉनव्हेज नाही खायचं. घाटकोपरमध्ये जे काही गुजराती मराठीवाद मांसाहारच्या नावाने सुरू झालेला आहे, तो एकदम निषेधात्मक आहे। आमच्या देशात काही लोक, खूप सारे असे लोक आहेत जे शाकाहारी आहेत, मांस मच्छी खात नाही, त्यांचा सन्मान झाला पाहिजे। पण त्याचप्रमाणे कोणीही कुठली बिल्डिंग मध्ये समजा कोई माणूस आहे आणि त्यांना मांसाहार करायचा आहे, मटण खायचं आहे, मच्छी खायचं आहे आणि त्यांच्या घरात खायचं आहे, तो कोणीही त्यांना थांबू शकत नाही, रोकू शकत नाही। हा पण एक चुकीचा स्टँड आहे। आमच्या देशात एक सहिष्णुताची एक भावना आहे। प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक समाजच्या लोकांना एकमेकांचा जो विचार आहे, एकमेकांचा जो विश्वास आहे, भरोसा आहे, त्याचा आस्था आहे, त्याचा सन्मान केला पाहिजे। मराठी भाषेवर, हिंदी भाषेवर राज ठाकरेंनी म्हटलं की राज्यामध्ये मी हिंदू आहे पण हिंदी भाषा एक बोललो म्हणजे एकच विषय आहे की जेवढा मोठा विरोध हिंदीचा होत आहे, तेवढा मोठा विरोध इंग्रजी आणि जर्मन आणि स्पॅनिश भाषाचा का करत नाही तुम्ही? इंग्रजी भाषा परदेशी भाषा आहे, जर्मन भाषा परदेशी भाषा आहे, स्पॅनिश भाषा परदेशी आहे, हिंदी हिंदुस्तानची मातीची भाषा आहे। बाळासाहेब पण हिंदीमध्ये बोलत होते, खूप सारे इंटरव्ह्यू दिलेले आहेत, तुम्ही पण हिंदीमध्ये इंटरव्ह्यू देता, तुमचे मुलं मुली इंग्रजीमध्ये बोलतात, तुमचे मुलं जर्मन शिकतात, त्याचा हिंदी शिकण्यामध्ये काय फरक, काय प्रॉब्लेम आहे बाबा? हा, आम्ही हे सांगत नाही की मराठीची जो अनिवार्यता आहे त्याला साइडलाइन करून तुम्ही हिंदी शिका, नाही। मराठी महाराष्ट्राची लोकांची मातृभाषा आहे, महाराष्ट्राची राजभाषा आहे, याचा सन्मान झालाच पाहिजे आणि याचा सन्मान केला पाहिजे। म्हणजे याच बरोबर जर हिंदी आणि इंग्रजी पण आमचे मराठी मुलं शिकले तो त्यांचा स्किल वाढेल आणि त्यांचा फायदा हो। सर, जिस तरह से कि हिंदी लागू होने पर उच्च नीति पर हिंदी भाषियों ने तो स्वागत किया, मगर जिस तरह से मनसे ने कहा मैं अपनी स्टाइल में जवाब दूंगा, लागू होने नहीं दूंगा, तो सरकार की क्या स्टैंड होगा, उस पर क्या कानून कार्रवाई करेगी? सरकार का काम है नीति बनाना और उसको कानून के दायरे में रह के लागू करना। अगर उस नीति के खिलाफ कोई है तो निश्चित तौर पर कानून के दायरे में रह करके अपनी भावना प्रकट कर सकता है। लेकिन जब कानून के दायरे से बाहर जाकर के कोई अगर उस नीति का विरोध करता है तो सरकार उससे बिल्कुल निपटेगी और निपटना चाहिए। धन्यवाद। एकदम